अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन एमसीक्यूज असेसमेंट फ्रॉम 9th क्लास। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज गिवन इन। बेटा देखिए, जो आइडिया ऑफ ग्रेविटी है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसका वो जो फेमस इवेंट है कि उसने जो सेब को दरख्त से गिरते हुए देखा था एंड देन उसके माइंड में आइडिया आया था, तो वो एक्चुअली 1665 का ये वाक्य है। तो जो आइडिया ऑफ ग्रेविटी था वो 1665 में दिया गया था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ डैश फोर्स। बेटा देखिए मेरी बात सुने, जो सन है इसका एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से प्लैनेट्स इसके गिर्द मूव करते हैं। एग्जैक्टली सेम केस में जो मून है ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। तो एक्चुअली कोई भी हमारे पास प्लैनेटरी बॉडीज है ना, चाहे वो प्लैनेट से सन के गिर्द मूव कर रहे हैं, चाहे वो मून प्लैनेट्स के गिर्द मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और वो सर्कल में मूव करते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स। तो ये बात हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी बॉडी पर जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है वो उस बॉडी के वेट के बराबर होती है। सो द आंसर इज वेट। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। बेटे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन व्हेन दे आर 1 मीटर अपार्ट। बेटा डिस्टेंस बताया हुआ है 1 मीटर है। इफ दे आर मूव्ड 2 मीटर अपार्ट, यानी कि डिस्टेंस डबल कर दिया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी? बेटे देखिए, पहले जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो 10 न्यूटन है, लेकिन अब डिस्टेंस डबल कर दिया है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाया फोर्स कम होगी। किस तरह कम होगी? स्क्वायर के एतबार से। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया है, डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 गुना कम होगी। 4 गुना कैसे कम होगी? डबल किया, 2 गुना बढ़ाया तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। तो पहले अगर 10 न्यूटन है तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 10 न्यूटन को 4 पे डिवाइड कर देंगे। सो द आंसर विल बी 2.5 न्यूटन। ठीक है, तो अब जो फोर्स है बेटा वो 2.5 न्यूटन है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट इन बेस यूनिट्स। बेटा जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये एक्चुअली जी की बात होती है यहाँ पर। तो इसके जो यूनिट्स है वो बेस यूनिट्स में पूछे जा रहे हैं कि बेस यूनिट्स में इसके यूनिट्स क्या है। आपको पता है कि जो इसका ऐसे यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तो इसके यूनिट है, लेकिन उसने पूछा है कि बेस यूनिट्स में हमने फाइंड करने हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे न्यूटन की वैल्यू। तो न्यूटन जो है वो किसकी इक्वल आ जाना है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी एज इट इज आ जाना है मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखिए मेरी बात सुने, किलोग्राम, ये किलोग्राम की पावर माइनस टू, यहाँ पे +1 है तो किलोग्राम की पावर आ जाएगी -1। मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाना है मीटर क्यूब, और एस की पावर -2 एज इट इज आ जाएगी। तो बेटा ये मेरे पास जो है वो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सी ऑप्शन बेटे हमारे पास जो है वो ठीक बन रहा है, पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, टू बॉडीज ईच ऑफ मास 10,000 किलोग्राम आर 1 मीटर अपार्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम विल बी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी? बेटा सिंपल एक एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू पूछा गया है। अब ये बेटा मैसेज है और ये m1 का भी यही मैस है और m2 का भी यही मैस है। उसने ईच ऑफ मैस का है ना, तो यानी कि m1 का भी यही और m2 का भी यही है। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 10⁴ किलोग्राम लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसकी इक्वल होती है? वो इक्वल होती है g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो बेटा वैल्यूज पुट करते थे। सबसे पहले g की वैल्यू पुट करेंगे 6.673, ये आपको खुद बतानी चाहिए, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। m1 की वैल्यू पुट करते हैं 10⁴ किलोग्राम आएगी। m2 की पुट करते हैं वो भी 10⁴ किलोग्राम आएगी। और जो भी आंसर आता है इसको हमने 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, 1 मीटर के स्क्वायर से। अच्छा, अब बेटा नीचे जो 1 के साथ डिवाइड हो रहा है वो तो अब सारी बात 1 से डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 10 की पावर 4 है और ये भी 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 8 हो गया, 8 और ये 10 की पावर -11 है, -11 + 8 -3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाना है 6.673 इंटू 10⁻³ -3 न्यूटन।
इस सारे को सॉल्व करने बाद आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में देखा आपका आंसर यही आएगा, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैनिशेस एट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कब वैनिश होती है? बेटा देखिए जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्टेंस बढ़ने से कम जरूर होती है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, Gm1m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। अब बेटा कितना डिस्टेंस मैं पुट करूंगा कि फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है? तो कोई भी आप डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दे, फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगी। सो इन दैट केस बेटा यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का एक रूल लगाते हैं कि किसी भी चीज को अगर जीरो पे डिवाइड करें तो आंसर आता है इंफिनिटी, ठीक है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है, हम इसको नहीं कर सकते। इस तरह अगर किसी भी चीज को इंफिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है जीरो। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं इसकी जगह पर इंफिनिटी पुट कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जीरो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो एट इंफिनिटी, तो इसका आंसर इंफिनिटी है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, बेटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बेटा स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, जैसे सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो एक्चुअली उन्हें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनकी सरफेस पे जो वैल्यू ऑफ जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आपको पता है मून का अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मार्स का अपना है, तो हर ऑब्जेक्ट का अपना है, सन का अपना है। तो वो कह रहे हैं कि वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास है Gm/r²। ये बेटा जनरल फॉर्मूला है, जो आपकी बुक में लिखा है ना, वहां पर उसने ME लिखा हुआ, वो अर्थ के लिए है। तो सिंपली ये एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब m का मतलब है मास ऑफ द बॉडी और r का मतलब है रेडियस, ठीक है? तो वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और रेडियस पे। एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक और चीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि आल्टीट्यूड कितना है, लेकिन चूंकि अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया सरफेस का, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आल्टीट्यूड जीरो है, तो आल्टीट्यूड को हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो एक्चुअली किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और इस तरह आपके न्यूमेरिकल्स भी है, आपको किसी भी बॉडी का मास और रेडियस बता के अगर उसकी सरफेस पे जी की वैल्यू पूछी जाए तो इस न्यूमेरिकल से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका उल्ट भी हो सकता है, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस बताकर मास पूछ ले तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास वो मास पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, रेडियस पे भी कर रहा है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। If the radius of Earth becomes double while keeping its mass constant, the value of g on its surface becomes, बेटा वो कह रहा है कि अर्थ है, उसका रेडियस अगर डबल हो जाए, यानी कि अर्थ एक्सपैंड करके उसका रेडियस जो है वो डबल हो जाए, लेकिन उसका मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बेटा देखें इस इक्वेशन को ही दोबारा आप देखें तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो हाई कांस्टेंट, मास भी अगर कांस्टेंट रहता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब रेडियस अगर डबल होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, लेकिन उसके स्क्वायर के साथ तो जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। तो अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को डबल कर देते हैं, उसके मास को कांस्टेंट रखते हुए, तो वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस बिकम्स 1/4 रह जाएगी, क्योंकि वो रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। मास जितना ज्यादा होगा किसी भी बॉडी का, उसकी जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ये बात याद रखें। और रेडियस इतना ज्यादा होगा, अगर मास चेंज नहीं हो रहा, रेडियस इतना बढ़ता चला जाएगा और जी की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ वीनस इज 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो सरफेस ऑफ वीनस पे वैल्यू ऑफ जी है वो 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर उसका रेडियस इतना है 6058 किलोमीटर, तो मास कितना होगा इसका? बेटा देखिए इसी फॉर्मूला में से ये न्यूमेरिकल है कि मास हमने फाइंड करना है, आर स्क्वायर इधर डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो मास है उसका सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा जी इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब बेटा सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। जी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो बता दिया उसने, और रेडियस भी बता दिया, लेकिन रेडियस बताया किलोमीटर में, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो इसको बेटा मैं इधर करके सॉल्व कर लेता हूं। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, वो मेरे पास क्या है 6058, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6.058 इंटू 10⁻3, ठीक है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आया हूं इस तरह। अब किलो की जगह भी मैं 10⁻3 लिख दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.058 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले जी की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास है 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
रेडियस की बात करें तो बेटा ब्रैकेट ओपन की है, रेडियस की वैल्यू पुट की 6.058 इंटू 10⁻6 मीटर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आता है उसको हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, और जब यूनिवर्सल कांस्टेंट से डिवाइड है उसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी इसको सॉल्व करने में हमारे पास आंसर आएगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो बेटे जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 4.87 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। सो एक्चुअली दैट इज द मास ऑफ द वीनस, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपको किसी भी प्लैनेट का अगर रेडियस और उसकी सरफेस पे जी की वैल्यू बता दी जाए तो आपको उसका मास फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हैं। और इसी तरह अगर आपको किसी भी प्लैनेटरी बॉडी जो है उसका रेडियस बता दिया जाए और उसका मास बता दिया जाए तो आपको उसकी सरफेस पे जी की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। इस तरह का भी न्यूमेरिकल जो है वो हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है, तो आपको दोनों काम करने रहने चाहिए। तो इन दैट केस बेटे हमारा जो सी ऑप्शन है इट विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 5 अर्थ रेडियस अबव द सी लेवल विल बी, के 5 अर्थ रेडियस की हमने हाइट पे जाना, तो सी लेवल से 5 अर्थ रेडियस की हाइट पे जाना, तो वैल्यू ऑफ जी वहां पर कितनी होगी। बेटे देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी एट एन आल्टीट्यूड है ना उसका फॉर्मूला होता है GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आल्टीट्यूड वो बता रहा है ना वो कह रहा है कि 5 अर्थ रेडियस के बराबर है, यानी कि मैं आल्टीट्यूड की 5R लिख लूंगा तो GH है वो मेरे पास इक्वल आ जाना है GME डिवाइडेड बाय R प्लस 5R होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये बेटा मेरे पास R प्लस 5R जो है वो 6R हो जाना है, तो ये मेरे पास आ जाना है 6R होल का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय 36R स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर अगर मैं इतनी वैल्यू को देखता हूं ना, ये वाली वैल्यू जो है ये मेरे पास इक्वल होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि इसकी जगह पे जी पुट कर देंगे, तो मेरे पास जो GH है ये इक्वल आ जाएगा G डिवाइडेड बाय 36, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में वो 36 टाइम्स जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के और भी 2 MCQs मैंने आपको जब मैंने वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड पढ़ाया तो उसमें करवाए थे, तो वो भी जाके आप देख लें। तो हमारे पास कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली कि 1 अर्थ रेडियस की हाइट पे क्या होगा, 2 अर्थ रेडियस की हाइट पे क्या होगा, 3, 4, 5 कोई भी आपके पास आ जाए MCQs तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अच्छा बेटा उसके बाद कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 किलोग्राम इज एट ए हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका वेट हमने पता लगाना है। अब बेटा देखिए जो W वेट होता है ना वो इक्वल होता है mg के, मैस का m का मतलब मैस है और g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। लेकिन अब यहाँ पर बात कर रही है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है, तो इसका मतलब पहले हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता होगा तो ही हम उसका वेट पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो 6400 किलोमीटर है इसको मैं 6.4 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 यहाँ किलो से आ जाएगा, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अच्छा वैसे इसको करने का ना एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं आपको कैलकुलेशन से भी करके दिखा देता हूँ। इसको करने का ना एक शॉर्टकट मेथड भी है बेटा। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना एग्जैक्टली 1 अर्थ रेडियस के बराबर है, तो आपको पता है कि 1 अर्थ रेडियस की हाइट पे जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाती है, तो मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टूड बात है। अब बाकी हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं इसको। तो बेटा मेरे पास जो GH है उसी फॉर्मूला के मुताबिक उसमें बेटे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा GME 6.673 इंटू 10⁻11 और फिर आ जाना है मास ऑफ अर्थ 24, और बेटे इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स ओपन करनी है, पहली हमारे पास आ जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ के लिए 10⁻6 प्लस दोबारा आ जाएगी आल्टीट्यूड के लिए 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, होल ब्रैकेट क्लोज होल का स्क्वायर। बेटे इस सारे को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। अब जो हमारे पास वेट था एट आल्टीट्यूड वो हमारे पास था mgh, तो मास है हमारे पास 5 किलोग्राम, और इसको जब हम 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5 न्यूटन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट में बात कर रहा है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, जो वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, ये चंद एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ना पेज नंबर 111 पे दी हुई है, तो वो जाके आप अच्छे तरीके से याद कर लें, उसमें से एमसीक्यूज बनते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस ऑफ मार्स के बारे में पूछा हुआ है, तो वो हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इस तरह 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मून के लिए है, मून की सरफेस पे होती है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पता ही है अर्थ की सरफेस पे होती है, और 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सन के लिए है। ठीक है, तो ये आपको ना सारा टेबल आना चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बेटा सिंपली यही वाला न्यूमेरिकल दोबारा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि 1000 किलोमीटर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 1000 को बेटा मैं 10 की पावर 3 लिख लूंगा, किलो को भी मैं 10 की पावर 3 लिख लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, अब बेटा हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जी एच जो है बेटा यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो जी एच जो है जी की वैल्यू आपको खुद पता है 6.673 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11, और जो मास ऑफ अर्थ है ये भी आपको खुद पता होनी चाहिए 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 24। और बेटा इसको हम डिवाइड कर देंगे, नीचे चूंकि अब दो वैल्यूज है तो हम एक मेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक अंदर सब ब्रैकेट ओपन करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ को पुट करने के लिए। 6.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस किया है, अब अल्टीट्यूड के लिए ब्रैकेट ओपन की है, तो बेटा इसको हम लिख लेंगे 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर होल ब्रैकेट क्लोज होल का स्क्वायर। और बेटा इस सारे को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आती है। तो बेटे हमारे पास जो है वो ए ऑप्शन जो है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन पर किलोग्राम किसके इक्वल होगा। आपको पता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास न्यूटन पर किलोग्राम है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है ना एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको मैं प्रूफ भी देता हूं बेटा, ये देखिए 1 न्यूटन पर किलोग्राम है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, न्यूटन की जगह मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, और पर किलोग्राम एज इट इज आ गया, न्यूटन की जगह मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया और पर किलोग्राम एज इट इज आ गया। किलोग्राम पर किलोग्राम से काटिए, मेरा आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैसे भी लिख सकते हैं, तो ये मेरा बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मून इज नियरली डैश अवे फ्रॉम द अर्थ। मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है ना वो 3,80,000 किलोमीटर है, 380,000 किलोमीटर। ठीक है, इट कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन इन नियरली डैश डेज अराउंड द अर्थ। 27.3 डेज में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो देख ले, मैच कर लेते हैं कौन सा हमारा आंसर ठीक है। यहाँ पर 38,000 लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर 3,80,000 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे दिन गलत लिखे हुए हैं, 3800 ये भी गलत है। यहाँ पर 3,80,000 है और 27.3 डेज है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हम हाइट लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 42,300 किलोमीटर। ये आपका एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में आया हुआ काफी मरतबा, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इफ द मास ऑफ सन इज 1.98 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 30 किलोमीटर while its radius is 6.96 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर, तो वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। बेटे ये वही वैल्यू ऑफ जी, मतलब जो जी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया ना पिछले बोर्ड के अंदर, तो एक्चुअली वही है। तो सिंपली हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो बेटा हमारे पास ये आ जाएगा जी 6.673 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी की वैल्यू आ गई है। अब मैस, यहाँ पे मैस ऑफ सन कितना है हमारे पास 1.98 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 30 किलोग्राम। ठीक है, इसको बेटा सारे को हम डिवाइड कर देंगे रेडियस के साथ, रेडियस के स्क्वायर के साथ, 6.96 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर, और इसका मैंने लिया स्क्वायर। और बेटा इस सारे को जब मैं सॉल्व करता हूँ मेरे पास आंसर 272 समथिंग इसके करीब करीब आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर राउंड ऑफ करें हम तो सबसे क्लोज इसके आंसर जो है वो 270 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वैसे बेटा मैं आपको यहाँ पर भी बता के हटाऊंगी 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। एक्चुअली 100% एग्जैक्ट ये भी नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं सारी, बट वो कैलकुलेटेड होती हैं और वो
एग्जैक्ट और नियर वैल्यू बहुत क्लोज होती है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो मेरे पास आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वो ए ऑप्शन बन रहा है 270 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का आपको मास और रेडियस बता के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछा जाए, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रेडियस बता के मास पूछा जाए, तो वो जो मैंने आपको पीछे एमसीक्यूज करवाए हैं उधर से आप देख लें, वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरह के मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। मार्स की कैलकुलेशन है, मून के लिए कैलकुलेशन है, अर्थ के लिए कैलकुलेशन है, तो वो 3-4 न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में मौजूद है इसके रेलेवेंट। उसके बाद है जीपीएस कंसिस्ट ऑफ डैश सैटेलाइट्स। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स। और इस टॉपिक में से आने वाले चंद एक और एमसीक्यू से मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसका काम होता है इसमें ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना होता है। ये 24 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम होता है और ये अर्थ का एक दिन में 2 मरतबा चक्कर लगाता है, ट्वाइस अ डे। और उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट्स, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी उन सैटेलाइट्स की जो सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। तो उनके लिए बेटे हमारे पास जो वैल्यू थी वो 8000 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन उसको अदर यूनिट्स में भी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब 1000 की जगह मैं किलो भी लिख सकता हूँ, 8 किलोमीटर पर सेकंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसको अगर मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 29000 किलोमीटर पर आवर बनता है। एक्यूरेटली अगर मैं बात करूँ तो 28800 बनता है, जो अगर राउंड ऑफ करके 1000 तक 29000 बन जाता है। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी बुक में लिखी हुई है फॉर द सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ। तो बेटा ये हमारे तीनों आंसर ठीक है। आपको जब भी एमसीक्यूज आए, आपने जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ यूनिट लाजमी देख लेना, कौन सा गिवन है उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ही ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है इफ ऑर्बिटल रेडियस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, कि ऑर्बिटल रेडियस अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं GH इंटू आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए इसके अंदर अगर हम देखें कि जब ऑर्बिटल रेडियस जो r प्लस एच है ना, ये ऑर्बिटल रेडियस होता है। ये आपने जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था वहां पे देखा होना है कि r नॉट यानी ऑर्बिटल रेडियस r प्लस एच के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन बेटा हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ाते हैं, आल्टीट्यूड बढ़ता है, g की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब हम दो चीजों के दरमियान रिलेशन पढ़ना चाह रहे हैं, दो चीजों के दरमियान रिलेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ उस केस में डिस्कस कर सकते हैं कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हो। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इक्वेशन और बना लेते हैं, और वो इक्वेशन होती है GH इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय R प्लस एच होल का स्क्वायर। इसको बेटा हम इसमें पुट कर देंगे। अब हम इसको इसमें पुट करके देखेंगे तो ये इससे होगा क्या, ये GH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा मैं GH की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच होल का स्क्वायर इनटू R प्लस एच। बेटा ये कट जाएगा, तो जो मेरे पास V नॉट है ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अब देखिए यहाँ पर G भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ वो भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम कहते हैं जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस के। यानी कि अगर हम ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर रूट के एतबार से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल वैलिड है, ये वाला रिलेशन बिल्कुल वैलिड है क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो हम इधर से तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हमने ऑर्बिटल रेडियस को 4 गुना इंक्रीज किया है, अब अगर मैंने 4 गुना इंक्रीज किया है तो √4 टाइम्स जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो √4 टाइम्स डिक्रीज हो, तो √4 का आपको मतलब पता है कि 2 होता है, तो वो 2 टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। 2 टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब है हाफ हो जाना। तो जो हमारे पास क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी इन दैट केस। तो बेटा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 किलोग्राम हैज वेट डैश ऑन द सरफेस ऑफ मून। बेटा देखिए सरफेस ऑफ मून पे जो जी की वैल्यू है ना वो हमारे पास होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो अगर उसका मास जो है वो 10 किलोग्राम है तो उसका वेट फाइंड करना है, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, W इज इक्वल टू mg, और उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम आ जाना है, और G की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर है 16 न्यूटन। ठीक है, तो बेटा आपको G की वैल्यू खुद से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मुश्किल है कि आपको दे, अगर दे दे वेल एंड गुड, अगर ना दे तो आपको खुद से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 16 न्यूटन आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 2 अर्थ रेडियस। ठीक है, 2 अर्थ रेडियस की हाइट पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब बेटा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, वो होता है GH इंटू आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बेटा जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं, मतलब आप देखें कि जो हाइट है वो 2 अर्थ रेडियस है। अब 2 अर्थ रेडियस के अल्टीट्यूड पे, ये बात मैंने आपको पीछे भी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाई है, वेरिएशन ऑफ जी के टॉपिक में बताया भी था कि 2 अर्थ रेडियस के हाइट पे जो जी की वैल्यू है वो सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में 9 गुना कम हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस तरह ना, मतलब लाइक दैट, जो GH है इसकी जगह मैं लिखूंगा G डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो G डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं अल्टीट्यूड की जगह लिख दूंगा 2R, ए चीज का क्या लिख दूंगा 2R। तो बेटा जो मेरे पास V0 है ये इक्वल आ जाना है मेरे पास G डिवाइडेड बाय 9, और इसको बेटे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3R के साथ होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो बेटा ये मेरे पास आ जाना है 10 डिवाइडेड बाय 9, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6, जो कि मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है, और जो भी इसका आंसर आएगा उसका बेटा स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, तो सिंपली आपने करना है 10 डिवाइडेड बाय 9 कर देना है। ठीक है, G बाय 9 10 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पर जो मेरे पास ये है ये 2R प्लस R 3R हो जाएगा, तो आपने रेडियस ऑफ अर्थ को 3 पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटे इस सारे का जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो बेटे इस सारे को सॉल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 4618 मीटर पर सेकेंड। और बेटे जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये आप खुद भी एक दफा कैलकुलेटर पे लाजमी तौर पे सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आप जितना इसको कैलकुलेटर को यूज करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने आपके लिए आसान होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, के आल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी चीज डिक्रीज होगी। अब आल्टीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होगी, हमने टॉपिक में पढ़ा था। यहाँ पर भी देखें कि जो वैल्यू ऑफ जी है, जो पीछे सॉरी फॉर्मूला है, यहाँ पर ये देखें कि आल्टीट्यूड की इंक्रीज होते वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो W इज इक्वल टू mg, तो वेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होता है, वेट भी डिक्रीज होता है, और बेटा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी वो भी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। The force of gravitation of Earth acting on an object of 10 किलोग्राम, बेटा ये मास बता रहा है 10 किलोग्राम is 50 न्यूटन। कितनी है 50 न्यूटन है। The gravitational field strength at that point is, अब बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग पर यूनिट मास, कि एक यूनिट मास पे कितनी एक्ट कर रही है। तो बेटा अगर 10 किलोग्राम पे 50 न्यूटन कर रही है, मैं देखने के 1 किलोग्राम पे कितनी कर रही है, तो मैं सिंपली 50 न्यूटन को 10 किलोग्राम पे डिवाइड कर दूंगा। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम, सो द आंसर विल बी 5 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब कि पर यूनिट मास पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन। तो उस पॉइंट पर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 5 न्यूटन पर किलोग्राम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू द मून फ्रॉम अर्थ, कि उसको हम अर्थ से मून पे ले गए तो उसके वेट पे क्या इंपैक्ट आएगा। बेटा देखिए मेरी बात सुने, अर्थ पे जो जी की वैल्यू है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और मून पर जी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है अर्थ के मुकाबले में। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है तो वेट भी कम होगा। तो उसको हम अर्थ से मून पे लेके गए हैं, पहले अर्थ पे था अब उसको मून पे लेके गए हैं, तो अर्थ से मून पर लेके जाने में उसका वेट कम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ के मुकाबले में मून पे कम है। जी की वैल्यू कम है तो मतलब वेट भी कम होगा, तो उसका वेट जो है इट विल डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, जीपीएस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड ऑफ, बेटा ये सिंपल एमसीक्यूज है, 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पर 3.87 के 2 आंसर दिए हुए, बट मैंने अगेन कहा कि आपने यूनिट का भी साथ में ध्यान रखना होता है।
तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, जो कि गलत यूनिट है, किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव करती है, 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटे इस चीज पे पूरा पैराग्राफ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कि जितनी फोर्स m1 m2 पे लगा रहे हैं उतनी फोर्स m2 m1 पे लगा रहा है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यही बात बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा एक्चुअली इट इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिक अप ए फील्ड फोर्स। बेटा फील्ड फोर्स कौन सी होती है? बेटा ऐसी फोर्स जिसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत ना हो, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो या ना हो उस पे लग जाए। जैसे बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अब जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उनके ऊपर भी लग रही है। अब ये बोर्ड मार कर रही है अर्थ की सरफेस कांटेक्ट में नहीं है बट स्टिल उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अप्लाई हो रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। टेंशन इन द स्प्रिंग बेटा फील्ड फोर्स नहीं है, वो रस्सी के साथ ऑब्जेक्ट अटैच होगा, उसके साथ सस्पेंड होगा फिर ही लगेगी। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा तब लगती है जब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट आती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो ओनली आंसर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इफ द मास ऑफ अ प्लैनेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, कि एक प्लैनेट है उसका जो मास है वो 2 गुना बढ़ गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट वो कैपिटल जी को कहते हैं, और आपको पता है कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है। ये मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है एंड द वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बेटा इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।